सबसे पहले तो आप सभी का इस ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में ढेर सारे वीडियो को आपने देखा होगा, जिसमें मैंने विश्व ज्योग्राफी के ढेर सारे वीडियो डाले। लेकिन विश्व ज्योग्राफी को समझने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि एक टॉपिक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। क्योंकि जब आप विश्व ज्योग्राफी को पढ़ते हैं या देखते हैं या समझते हैं तो कहीं ना कहीं ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं वहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। और जैसे ही इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर के एक कन्फ्यूजन की दशा बनी रहती है। तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसी यूट्यूब पर उस टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर टॉपिक को हमें समझना है और पढ़ना है। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जिस अक्षांश और देशांतर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अक्षांश और देशांतर क्या है। तो याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पर ढेर सारी रेखाएं निर्मित की गई हैं। अब निर्मित की गई है, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर ढेर सारी रेखाएं निर्मित की गई हैं, लेकिन आज तक न तो आपने कोई रेखा इस पृथ्वी पर देखा होगा, न मैंने ही देखा है। अर्थात जिस शब्द को मैं बार बार बोलूँगा कि पृथ्वी पर ढेर सारी रेखाएं निर्मित की गई हैं, याद रखिएगा वो रेखाएं हकीकत में पृथ्वी पर निर्मित नहीं की गई हैं, बल्कि वो रेखाएं सिर्फ और सिर्फ कल्पना में ही जीवित हैं। कहने का मतलब कि वो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, बस ऐसा मान लिया गया है। ये रेखाएं हकीकत में पृथ्वी पर निर्मित नहीं की गई। लेकिन मैं बार बार ये बात बोलूँगा कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित की गई, लेकिन याद रखिएगा हकीकत में नहीं बल्कि कल्पना में। हाँ, अगर इन रेखाओं को देखना चाहते हैं तो आप ग्लोब पर देख सकते हैं, वहाँ पर आप इन अक्षांश रेखाओं को, इन देशांतर रेखाओं को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर अक्षांश क्या है, और हम लोग ये भी समझते हैं कि आखिर देशांतर क्या है। तो देखिएगा, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं खींची गई है, जबकि हमारी इसी पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से खड़ी हुई रेखाएं भी निर्मित की गई है। तो हमारी पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं खींची गई है, और यही जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इन्हीं को विज्ञान की भाषा में या मैथ की भाषा में आप क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और यहाँ पर जो ये खड़ी हुई रेखाएं हैं, इन्हीं खड़ी हुई रेखाओं को आप विज्ञान की भाषा में या मैथ की भाषा में ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर समझिएगा, पृथ्वी की सतह पर मैंने बताया कि कुछ लेटी हुई रेखाएं निर्मित की गई हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर कुछ क्षैतिज रेखाएं निर्मित की गई हैं, जबकि इसी पृथ्वी की सतह पर कुछ खड़ी हुई रेखाएं निर्मित की गई है। खड़ी हुई का मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं निर्मित की गई हैं। अब पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं निर्मित की गई हैं, इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, जबकि पृथ्वी पर जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं निर्मित की गई हैं, इन्हीं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं निर्मित की गई हैं, इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, जबकि पृथ्वी पर जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं निर्मित की गई हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये एक प्रकार से बच्चों को समझाया जाता है इस तरीके से कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं निर्मित की गई हैं वो अक्षांश हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं निर्मित की गई हैं वो देशांतर है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा इससे अच्छे तरीके से समझना है अक्षांश और देशांतर को।
तो याद रखिएगा, अगर इसको परिभाषित करना हो तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे अक्षांश और देशांतर को। तो अक्षांश और देशांतर को आप कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली, पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली काल्पनिक, क्योंकि ये कल्पना में ही तो है, हकीकत में है नहीं, तो पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। अब देखिएगा, ये तो परिभाषा हो गई अक्षांश और देशांतर की, लेकिन अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए याद रखिएगा हमें इनकी विशेषताओं के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। जैसे देखिएगा, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं अपनी विशेषता के आधार पर ही ये पहचानी जाती है। जैसे अक्षांश रेखाओं की अगर हम विशेषता की बात करें तो अक्षांश रेखा की पहली विशेषता तो यही है कि ये अक्षांश रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। अर्थात जिस अक्षांश रेखा को आप बार बार कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली, वो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर निर्मित नहीं की गई है, बल्कि यह एकमात्र कल्पना है, मतलब ऐसा मान लिया गया है, जबकि ये रेखाएं पृथ्वी की सतह पर निर्मित नहीं की गई है। इसी तरीके से अक्षांश रेखा की दूसरी विशेषता है कि अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं होती हैं क्षैतिज रेखाएं। कैसी रेखाएं? क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज कहने का मतलब ये हुआ कि लेटी हुई रेखा, तो यही जो लेटी हुई रेखा होती है इसी को साइंस की भाषा में क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। अब देखिएगा, ये तो दूसरी विशेषता हो गई। अब अगर अक्षांश रेखा की हम तीसरी विशेषता की बात करें तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी है, तो अगर इस पृथ्वी पर आप लेटी हुई रेखा को निर्मित करने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए इस पृथ्वी पर मैं इस तरीके से कोई एक रेखा निर्मित कर रहा हूँ, तो अगर इस तरीके से मैं निर्मित करने की कोशिश करूँगा तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से चला तो इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाऊँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा, इसके बाद जहाँ से मैं चला हुआ था उसी स्थान पर पुनः आकर के पहुँच जाऊँगा, और ऐसा करने में एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये रेखाएं वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। अर्थात अक्षांश रेखा की तीसरी विशेषता ये होती है कि ये रेखा कैसी होती है? वृत्ताकार रेखा होती है। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखा की तीसरी विशेषता क्या है? कि ये रेखा वृत्ताकार होती है। इसी तरीके से अगर हम अक्षांश रेखाओं की अक्षांश रेखाओं की चौथी विशेषता को देखें तो अक्षांश रेखाओं की जो चौथी विशेषता होती है वो विशेषता ये होती है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब समानांतर कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक अक्षांश रेखा यहाँ पर खींची गई, जिसको मैं मान लेता हूँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी तरीके से इससे ऊपर 2 डिग्री अक्षांश रेखा निर्मित की गई है। तो अब जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में आप दूरी को मापेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूरी 111 किलोमीटर है, तो आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी दूरी 111 किलोमीटर ही मिलेगी, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी दूरी 111 किलोमीटर मिलेगी, और आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी दूरी 111 किलोमीटर मिलेगी। मतलब अगर 2 अक्षांश रेखा को आप देखेंगे तो 2 अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो हर स्थान पर दूरी एक समान ही आपको नजर आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, अर्थात अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की जो चौथी विशेषता होती है ये विशेषता है अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है या पैरेलल होती है। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं अर्थात पैरेलल होती हैं। इसके बाद अक्षांश रेखाओं की चौथी विशेषता की ये बात हो गई। अगर अक्षांश रेखाओं की हम 5वीं विशेषता देखें तो याद रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे पृथ्वी के आप केंद्र पर जाइएगा, तो अगर आप मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र मेरी आँख है, अब यहाँ से मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मैंने निर्मित किया, तो इस तरीके से एक वृत्त बनेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को निर्मित करने में। तो अगर इस केंद्र से
हम अगर 0 डिग्री को देखेंगे तो यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री ही होगा, यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री होगा। मतलब अब कहीं पर भी देखेंगे यहाँ से जो एंगल बनेगा हर स्थान पर, चाहे यहाँ का, चाहे यहाँ का, चाहे यहाँ का, तो हर स्थान पर एंगल 0 डिग्री ही बनता है। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये केंद्र से हर स्थान पर समान कोण बनाती हैं। जैसे 1 डिग्री को मैंने देखा, अगर 90 को देखेंगे तो हर स्थान पर 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये केंद्र से समान कोण बनाने वाली होती हैं। तो याद रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये केंद्र से समान कोण बनाती हैं, केंद्र से समान कोण, समान कोण या समान झुकाव वाले स्थानों को जोड़ती है, या केंद्र से समान झुकाव होता है। तो याद रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये इन्हीं 5 विशेषताओं के आधार पर पहचानी जाती हैं, जिसमें पहली विशेषता अक्षांश रेखाओं की होती है काल्पनिक होती है। दूसरी विशेषता होती है ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तीसरी विशेषता होती है ये वृत्ताकार होती हैं। चौथी विशेषता होती है ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। पांचवी विशेषता होती है कि केंद्र से समान कोण बनाती है। तो इस तरीके से इन्हीं 5 विशेषताओं के आधार पर अक्षांश रेखाएं पहचानी जाती हैं। इसके बाद आते हैं देशांतर रेखाओं पर। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं की भी अपनी कुछ विशेषता होती है और उसी विशेषता के आधार पर देशांतर रेखाएं पहचानी जाती हैं। जैसे देशांतर रेखाओं की अगर विशेषता की बात करें तो देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रेखा जो है काल्पनिक, ये रेखा भी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर निर्मित नहीं की गई है, सिर्फ कल्पना में मान लिया गया है कि ऐसा है। तो पृथ्वी पर अगर ये रेखा भी नहीं निर्मित की गई है तो ये रेखा भी निर्मित नहीं की गई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रेखा भी कैसी रेखा है, काल्पनिक है। इसी तरीके से इसकी दूसरी विशेषता क्या थी, ये लेटी हुई रेखा थी जिसको साइंस की भाषा में क्षैतिज रेखा कहा गया था, जबकि ये खड़ी हुई रेखा है, साइंस की भाषा में इसी रेखा को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अक्षांश रेखाओं की जो दूसरी विशेषता होती है, ये दूसरी विशेषता यही है कि ये कैसी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसके बाद अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो जैसे अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में आपने देखा था कि एक पूरा वृत्त बन रहा है, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। जैसे मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है यही क्या है, देशांतर रेखा है। तो याद रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक पूरा वृत्त नहीं बनाती हैं बल्कि आधा वृत्त बनाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा थी वृत्ताकार थी, जबकि देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार रेखा है। तो याद रखिएगा, इसकी तीसरी विशेषता होती है कि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं, अर्धवृत्ताकार रेखा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, अक्षांश रेखा बताया जा रहा है कि एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं को जब आप देखेंगे तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। और जब इन रेखाओं को आप देखेंगे तो अगर किसी भी अक्षांश रेखा को आप देखेंगे तो जब भी ये देशांतर रेखा किसी भी अक्षांश रेखा को काटेगी तो उस स्थान पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई दो रेखाएं मतलब किसी भी दो रेखा के बीच में कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। तो याद रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो इसकी चौथी विशेषता क्या हो गई कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अगर पांचवी विशेषता की बात करें तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, याद रखिएगा, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। तो ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली रेखा होती है, ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली। तो याद रखिएगा, ये ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली होती हैं, जोड़ने वाली। तो इस तरीके से
देशांतर रेखाओं की की भी ये 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर देशांतर रेखाओं को पहचाना जाता है। तो देशांतर रेखा की पहली विशेषता काल्पनिक होती है। दूसरी विशेषता अर्धवृत्ताकार रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तीसरी विशेषता अर्धवृत्ताकार होती है। चौथी विशेषता अक्षांश रेखाओं के साथ लंबवत होती है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। पांचवी विशेषता ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। अब देखिएगा अक्षांश रेखाओं की भी अपनी 5 प्रमुख विशेषता थी जिसके आधार पर ये पहचानी गई थी। देशांतर रेखाओं की भी अपनी 5 प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर ये पहचानी जाती है। और इन्हीं 5 विशेषताओं को जब जोड़ दिया जाता है तो अक्षांश की एक सही परिभाषा निकल करके आती है। उसी तरीके से जब इन 5 विशेषताओं को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है तो देशांतर की एक सही परिभाषा निकल करके आती है। लेकिन सही परिभाषा के ऊपर जाएंगे तो आपको रटने में समय लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा है कि आप इनकी विशेषताओं को याद रखिए। बाकी अक्षांश और देशांतर को बताना हो तो मैंने जो सामान्य सी परिभाषा बताई है कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कल्पना में है, तो काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश कहा जाता है, जबकि काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। तो बात ये समाप्त हो गई, बस इतनी सी बात है। तो ये हो गई अक्षांश और देशांतर की बात और इनको पहचानने का तरीका। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो एक प्रकार से विशेषता है, इन विशेषताओं में अगर आप तुलना करेंगे तो तुलना करने पर पाएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच सिर्फ एक ही समानता है। दोनों ही रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक है। तो काल्पनिक ये भी है, काल्पनिक ये भी है। बाकी सब क्या है? असमानता है। जैसे अक्षांश रेखा क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये वृत्ताकार है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये समानांतर है, ये लंबवत है, ये केंद्र से समान झुकाव वाले स्थानों को जोड़ रही है, ये ध्रुवों को आपस में जोड़ रही है। तो कहने का मतलब कि एक समानता है, बाकी सभी असमानता है। तो अक्षांश और देशांतर सिर्फ एक ही मामले में समान है, काल्पनिक। समानता क्या है कि दोनों ही रेखाएं काल्पनिक हैं। तो अब यहां से इसलिए प्रश्न भी बना देता है। जैसे प्रश्न कैसे बनाएगा? आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन सही है? इसके बाद विकल्प ए बना देगा, समानांतर विकल्प बी बना देगा, लंबवत विकल्प सी बना देगा, वृत्ताकार विकल्प डी बना देगा, काल्पनिक। तो अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में सही बात क्या है? तो अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में अगर समानांतर को देखेंगे तो ये सिर्फ अक्षांश की विशेषता है, ना कि देशांतर की। अगर लंबवत देखेंगे तो लंबवत ये सिर्फ किसकी विशेषता है? एक प्रकार से ये विशेषता है देशांतर रेखा की। इसके बाद अगर बात आएगी वृत्ताकार की, तो वृत्ताकार किसकी विशेषता है? अक्षांश रेखा की विशेषता है। लेकिन जहां पर काल्पनिक की बात आएगी तो काल्पनिक ये भी है, काल्पनिक ये भी है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी। दोनों ही रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक है। तो ये एक समानता है, बाकी सारी असमानता है। याद रखिएगा ये बात। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे पृथ्वी पर इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखा देते हैं और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब ये हमारी पृथ्वी है, तो अब इस पृथ्वी पर देखिएगा इस तरीके से जो रेखाएं निर्मित की गई हैं, ये बताइएगा कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है या नहीं? तो बिल्कुल सही बात है, ये क्षैतिज रेखा है, लेटी हुई रेखा है। तो जो भी रेखा अभी मैं बना रहा हूँ ये सभी लेटी हुई रेखाएं हैं। अगर ये लेटी हुई रेखाएं हैं तो इनको नाम क्या दिया जाएगा भाई? अक्षांश रेखा। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित की जाने वाली क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो जो अभी मैंने बनाया ये अक्षांश रेखा है। अब इस चित्र को देख करके आप खुद जवाब दीजिए। यहाँ पर जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा होती है, यहाँ पर याद रखिएगा, अभी इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना जान लीजिए कि ये बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जो रेखा गुजरती है उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो जब आप अगर भूमध्य रेखा से इधर जो ये वाला स्थान होता है इसको पोल बोला जाता है, ध्रुव। तो जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे
तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आ रही है। इसी तरीके से इसके विपरीत जब ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होगी। इसी तरीके से इधर भी आप देखेंगे तो वही घटना आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल करके आया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। इतनी बात यहाँ से और स्पष्ट हो गई। तो याद रखिएगा ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखिएगा इसी के विपरीत मैंने बताया था पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से खड़ी हुई रेखा निर्मित की गई है, और यही जो खड़ी हुई रेखा है इसी को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। अब देखिएगा ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये रेखा मिला रही है, तो ये देशांतर रेखा हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा है, अब ये भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, तो देशांतर रेखा हो गई। अगर यहाँ से कोई रेखा मैंने बनाया तो ये भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, खड़ी हुई रेखा है, तो देशांतर हो गई। इसी तरीके से यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई रेखा बनाया, यहाँ पर मिलाया, तो ये भी खड़ी हुई रेखा है, तो क्या कहा जाएगा, देशांतर रेखा। तो इस तरीके से जो नीले कलर में रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, खड़ी हुई रेखाएं हैं, अर्थात इसी रेखा को देशांतर रेखा कहा जाएगा। तो अब पृथ्वी पर जब आप देखते हैं या फिर ग्लोब में देखते हैं तो इसी तरीके से आपको ग्लोब पर कुछ चित्र दिखाई देता है। तो याद रखिएगा इसमें जो इस तरीके की लाइन होती है ये अक्षांश हैं, जबकि जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो देशांतर हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने अक्षांश और देशांतर को बेहतर तरीके से अभी तक समझा होगा। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश को डिटेल में, फिर पढ़ेंगे देशांतर को। तो चलिए अक्षांश के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे देखिएगा जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी होता है। जैसे पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो होती है 181। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। अब 181 अक्षांश हैं, तो ये 181 अक्षांश कैसे आए। तो यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, मतलब भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा। अब इस रेखा के ऊपर जाएंगे तो हमें टोटल 90 अक्षांश मिलते हैं। इसी तरीके से मतलब इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 90 अक्षांश इधर, और इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें टोटल 90 अक्षांश मिलते हैं। तो 90 ऊपर 90 नीचे, तो 180 ये हो गया, और एक ऑलरेडी भूमध्य रेखा 181। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। लेकिन जब भी अक्षांश रेखाओं की बात आती है तो याद रखिएगा जब इस भूमध्य रेखा से आप आगे बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या देखने को मिला था, कमी आ रही है। और जैसे ही आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंचेंगे तो ये अक्षांश रेखा ना होकर के बिंदु बन जाती है, मतलब उसकी लंबाई इतनी कम हो जाती है कि वो रेखा नहीं बल्कि क्या कहलाती है, बिंदु। इसी तरीके से जब यहाँ से नीचे आते हैं तो जब आप फाइनली दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी ये रेखा जो है घटते घटते इतनी छोटी हो जाती है कि ये बिंदु का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरीके से टोटल अक्षांश तो 181 हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु मिलता है उत्तरी ध्रुव पर, एक बिंदु मिलता है दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर रेखा की लंबाई छोटी हो जाती है और ये बिंदु का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरीके से जब भी अक्षांश रेखाओं की बात आएगी तो इन दो बिंदुओं को घटा दिया जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 179। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। जैसे उसमें कहेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो रेखा दो नहीं है, एक उत्तरी ध्रुव पर एक दक्षिणी ध्रुव पर, तो 181 - 2 बराबर 179। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। अब देखिएगा जैसे कोई भी दो अक्षांश रेखा होती है तो याद रखिएगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ये दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो ये पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111। तो कोई भी दो अक्षांश रेखा जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इनके बीच की दूरी हर स्थान पर 111 किलोमीटर ही होगी। साथ ही साथ ये भी जानते रहिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो ये क्षेत्र बनता है
इसी क्षेत्र को नाम दिया जाता है जोन या कटिबंध। और ये आपसे पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच बनने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच बनने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध। तो याद रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच बनने वाले क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहा जाता है। अब देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जो ये 181 अक्षांश हैं, इनमें से महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181 जरूर हैं, लेकिन हमें इनमें से जितने अक्षांशों को पढ़ना होता है वो अक्षांश हैं मुख्य रूप से 7। तो 181 अक्षांश जरूर हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 अक्षांशों को ही पढ़ना होता है। अब ये 7 अक्षांश कौन कौन से हैं, तो इनको देखिएगा, ये 7 अक्षांश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। अगर ये क्षैतिज रेखा है तो इसे अक्षांश कहेंगे। और याद रखिएगा, ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है, तो केंद्र से जब देखा जाता है इस रेखा को तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर लिख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसका नाम पड़ गया। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा होती है। अब देखिएगा, जो भूमध्य रेखा होती है इससे सूर्य नज़दीक होता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का तापमान भी ज़्यादा होता है और इसीलिए इस भूमध्य रेखा को एक नाम और दिया गया है और वो नाम है विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा को ही क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो ये भूमध्य रेखा होती है, अगर पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी एक गोल गेंद के समान है, मतलब अंडाकार है, तो अंडाकार कहने का मतलब कि अगर उस पृथ्वी पर आप रेखाओं को खींचेंगे, जैसे मान लीजिए अंडाकार संरचना है, तो अगर आप उस पर खींचेंगे इस रेखाओं को, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास एक वो है। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये अंडे के समान अंडाकार पृथ्वी है। अब बीचों बीच से अगर कोई रेखा खींचेंगे, जैसे गेंद है, तो गेंद के बीच में जो लाइन बनती है वो सबसे बड़ी रेखा होती है। गेंद से ऊपर बनाएंगे और छोटी होगी, और ऊपर बनाएंगे और छोटी होगी। तो कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ी रेखा बनेगी वो सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, तो वो भूमध्य रेखा ही होगी। तो इसीलिए भूमध्य रेखा का एक और नाम पड़ गया वृहद वृत्त, क्योंकि वृत्त ही बनता है, जो ये रेखाएं बनती हैं ये वृत्ताकार होती हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वृहद वृत्त। तो याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और वृहद वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही ये सारे नाम दिए गए हैं। अब देखिएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के ऊपर जो गोला बनता है ये वाला, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इस रेखा के नीचे जो गोला बनता है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या वृहद वृत्त, क्योंकि नाम एक ही है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, गांव में रहता है, तो एक नाम तो गांव के आस पड़ोस वालों द्वारा दिया जाता है, दूसरा नाम जो है उसको माँ बाप द्वारा दिया जाता है। जो थोड़ा बढ़िया होता है, जो आस पड़ोस वाले देते हैं, वो थोड़ा और शानदार होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़ी रेखा है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो इस रेखा की लंबाई में कमी आएगी। तो ये सबसे बड़ी रेखा है, तो आपसे पूछता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा, इस रेखा की जो कुल लंबाई होती है ये 40,076 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 40,076 किलोमीटर। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की कुल लंबाई कितना, 40,076 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिसे आप रेखा कह रहे हैं ये एक प्रकार से क्या है, चारों तरफ बनाई जाने वाली ये रेखा,
एक प्रकार से ये वृत्त की परिधि है, मैथ की भाषा में वृत्त की परिधि बोला जाएगा, अर्थात ये जो रेखा है जिसे रेखा कह रहे हैं ये परिधि है वृत्त की। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का मान दिया हुआ है 40,076 किलोमीटर। यहाँ से अगर हमें पृथ्वी की त्रिज्या निकालनी हो ये भी निकाल सकते हैं। अगर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास निकालना हो तो विषुवतीय व्यास मतलब 2r को इधर रहने दीजिएगा, बाकी पाई को पक्षांतर करके काट लीजिएगा। तो लगभग जब निकालेंगे तो 12,756 किलोमीटर के आसपास आता है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा की या 0 डिग्री अक्षांश रेखा की जो मतलब ये परिधि है ये है 40,076 किलोमीटर। अब यहाँ तक बात हो गई, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात। ये सारी चीज़ें आप कॉपी लेकर के बैठे होंगे, नोट कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है और इसको जल्दी से मैं सोचता हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। अब देखिएगा इस 0 डिग्री से जब आप ऊपर जाएंगे तो एक प्रमुख रेखा मिलती है, ये भी एक प्रमुख अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री है, लेकिन याद रखिएगा ये 23.5 डिग्री, अब मैंने बताया था इस रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, तो इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी। लेटी हुई रेखा है तो अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसका नाम पड़ जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो याद रखिएगा जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इससे ऊपर जाते हैं तो ये रेखा एक प्रमुख रेखा है जिसका नाम है 66.5 डिग्री। लेकिन याद रखिएगा ये 66.5 डिग्री जरूर है, लेकिन इस रेखा से ऊपर है मतलब उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको कहा जाएगा उत्तरी। लेटी हुई रेखा है तो कहा जाएगा अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, या इसी को कहा जाता है आर्कटिक सर्किल। तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। यहाँ पर जाते हैं तो ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि अभी हम लोग उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं, तभी बार बार ये उत्तरी शब्द आ रहा है। यहाँ भी उत्तरी, यहाँ भी उत्तरी, यहाँ भी। तो यहाँ पर आते हैं तो इसका नाम होता है 90 डिग्री। अब ये उत्तर में ही है तो यहाँ पर फिर कहेंगे उत्तरी अक्षांश। तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और जो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है याद रखिएगा इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और ये जो उत्तरी ध्रुव होता है इसकी खोज जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट पियरे। इन्होंने 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ये अमेरिका के थे। तो वो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। बस यहाँ पर जानते रहिएगा कि ये 0 डिग्री, यहाँ से गए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से गए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे आर्कटिक वृत्त कहा गया, और ऊपर गए तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव कहा गया। अब याद रखिएगा अभी टुंड्रा टैगा प्रदेश जो है और भूमध्य सागरीय जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ये सब इसी से निर्धारित होता है। अब इसके बाद यहाँ से नीचे आइएगा। 0 डिग्री से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिला, वैसे ही यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है बस इतना अंतर है, 23.5 ये भी है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में था तो उत्तरी अक्षांश रेखा कहा गया। अब यहाँ से नीचे आए तो दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका नाम हो जाता है 23.5 डिग्री। लेकिन अब इस बार दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसका नाम हो जाता है दक्षिणी। अब लेटी हुई रेखा है तो अक्षांश, और बाकी रेखा है तो रेखा। तो ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर थी, ये कैप्रिकॉर्न है। इसी तरीके से और नीचे आते हैं तो यहाँ पर 66.5 मिला था, तो यहाँ पर भी 66.5 ही मिलता है। लेकिन याद रखिएगा ये 66.5 ये उत्तर था, ये क्या है? दक्षिण है। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है या अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है इंग्लिश में।
तो ये है आर्कटिक वृत्त, ये है अंटार्कटिक वृत्त। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मिलता है 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर उत्तरी अक्षांश मिला, यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और इसी दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किया था, जो नॉर्वे के थे। 1911 ईस्वी में इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था। तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या भले 179 है, अगर अक्षांशों की बात करें तो 181 है। तो 181 में 7 अक्षांश पढ़ना था, जिसमें 0 डिग्री एक अक्षांश था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यही 7 प्रमुख रेखाएं हैं जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। बाकी मैंने अपनी तरफ से लगभग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक जो सामान्य सी जानकारी होती है वो मैंने दिया है। देशांतर रेखा बची हुई है। अक्षांश रेखाओं के बीच कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतकटिबंधीय क्षेत्र, शीतकटिबंधीय क्षेत्र के बाद शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे। और उसी तरीके से जो है घास के मैदान आते हैं, तो उसमें भी ये नाम आता है। जैसे विश्व ज्योग्राफी में आपने घास के मैदानों को पढ़ा होगा, जैसे प्रेरी को आपने देखा था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखा था, कनाडा और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में। तो इसी तरीके से प्रेरी के साथ साथ आपने पंपास को देखा था, लानोस को देखा था। पंपास अर्जेंटीना में आपने देखा था। तो जैसे प्रेरी और पंपास दोनों ही शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो कहने का मतलब वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं, इसीलिए शीतोष्ण कहा गया। अगर बात लानोस की करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, तो भूमध्य रेखा के आसपास बनने वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होता है, तो उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कह दिया जाता है। तो लानोस जो है कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में है। इसी तरीके से अगर आ जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर एक अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका देश में विल्ड घास का मैदान मिला था, जिसे शीतोष्णकटिबंधीय कहा गया था, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में है तो शीतोष्णकटिबंधीय कह दिया गया। इसी तरीके से सवाना घास का मैदान है केन्या और तंजानिया देशों में, तो ये एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय है। इसी तरीके से स्टेपी और पुस्ताज है, जो एशिया और यूरोप की सीमा पर है, शीतोष्णकटिबंधीय है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास का मैदान मिलता है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय है। तो ये सभी इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित होते हैं। विश्व ज्योग्राफी में आपने रटा था, जहाँ पर आप जब आप क्षेत्रों को पढ़ेंगे, इसके बाद वाली क्लास में मैं इन्हीं क्षेत्रों के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद जलवायु प्रदेशों की बात होती है, तो जलवायु प्रदेश का भी निर्धारण यहीं से हो जाता है। तो जलवायु प्रदेश को भी यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये सब टॉपिक एक बार में कर पाना संभव नहीं है, तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक करेंगे। और मान के चलिए कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और मुझे अपेक्षा नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। और ये जो बीच बीच में आपको एक प्रकार से जो है जो ये दिया जा रहा है, ये आपके लिए टॉनिक का काम करता है। टॉनिक का काम इसलिए कि ये सब टॉपिक जो है एक प्रकार से ज्योग्राफी के आधारभूत टॉपिक होते हैं, जिन पर संपूर्ण ज्योग्राफी टिका हुआ है। अगर इसको समझना है तो इनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको भी पढ़िएगा। बाकी आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिलता रहे, और चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको भी लाभ मिलता रहे और आपके साथ साथ हमें भी लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।